तो हम लोग लास्ट वीडियो में ओम्स लॉ पढ़े थे। तो ओम्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट किए थे तो ग्राफ एक सरल रेखा आया था और वह सरल रेखा जो है वो मूल बिंदु से पास कर रहा था। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, एक ये कि वोल्टेज को हम लोग x अक्ष पे रखें और करंट को y अक्ष पे रखें, और दूसरा ये हो सकता है कि करंट को y पे रखें और वोल्टेज को x पे रखें। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों केस में क्या आता है, कि दोनों ग्राफ से हमको क्या मिलता है। और जहाँ तक बात है ग्राफ के नेचर का, तो दोनों स्थिति में चाहे तुम v को x पे रखो या y पे रखो, जो ग्राफ का नेचर होगा वो सरल रेखा ही होगा, क्योंकि y बराबर x का ग्राफ खींचो या x बराबर y का ग्राफ खींचो, ग्राफ का जो नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग केस 1 लेते हैं, इसको ध्यान समझोगे, केस 1 के जैसा ही केस 2 भी होगा। कि जब वोल्टेज को यानी वोल्टेज V को y अक्ष पर तथा करंट I को x अक्ष पर रख कर ग्राफ को खींचा जाता है, ग्राफ को खींचा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये y एक्सिस हो गया, जहाँ पे वोल्टेज को रखे हैं, और ये x एक्सिस है और इस पे करंट को रखे हैं, I को रखे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, तो ये ग्राफ हम लोग देखे थे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, सरल रेखा आता है, जो कि मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये इसका मूल बिंदु हो गया और यहाँ से गुजरेगा। मूल बिंदु का मतलब है कि वोल्टेज भी जीरो है और करंट भी जीरो। जैसे x एक्सिस और y एक्सिस में क्या होता है कि इस बिंदु का जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसको 0,0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी के साथ करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं, इस समय मानते हैं कि वोल्टेज कितना है, तो ये मान लो कि वोल्टेज V1 है। तो जब वोल्टेज V1 था तो करंट कितना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे ऐसे लंब डालना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये करंट कितना है, I1 है। यानी कि जब वोल्टेज V1 था तो करंट I1 है। अब जब वोल्टेज V2 है, तो उस समय करंट कितना है, I2 है, ठीक है। यानी कि जब वोल्टेज V1 है तो उस समय करंट I1 है, जब वोल्टेज V2 है तो करंट I2 है।
एक चीज़ देखो, हम इसको यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। और तुमको बताए थे कि ये जो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल थीटा है, तो या इसमें अगर हम tan थीटा लेंगे तो ये इस ग्राफ के स्लोप को बताएगा कि इसका ढाल क्या होगा। और जब ये एंगल थीटा है तो चूँकि ये और ये पैरेलल है, समानांतर है, तो ये कोण संगत कोण होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक I1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक I2 है, तो इतना को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये इतना बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे पूरा I2 और यहाँ से यहाँ तक I1, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा I, और डेल्टा I बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1। कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक डेल्टा I होगा तो ये भी कितना होगा, डेल्टा I होगा। इसी तरह से इधर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक V1 है और यहाँ से यहाँ तक V2 है, इतना माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर V2 और माइनस कितना, V1। इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो डेल्टा V होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना होगा, डेल्टा V होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इसका नाम दे देते हैं, जैसे इस ट्रायंगल का, इसको मान लीजिए कि ये A है, हाँ, और ये B है, और ये C है। तो अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें, है ना, तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AC और अपॉन BC। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AC और अपॉन कितना हो जाएगा, BC, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर AC देखो कितना है, AC यहाँ से यहाँ तक कितना है, डेल्टा V, और BC कितना है, डेल्टा I। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा V और बटा डेल्टा I। डेल्टा V का मतलब क्या हुआ, विभवांतर, बटा डेल्टा I का मतलब क्या हुआ, धारा। और हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बटा धारा बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर विभवांतर बटा धारा बराबर प्रतिरोध। तो इससे क्या पता चला कि अगर वोल्टेज को y अक्ष पर और करंट को x अक्ष पर रखकर ग्राफ को खींचा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा आता है जिसका ढाल का मतलब tan थीटा, या इंग्लिश में उसको स्लोप कहते हैं, जिसका ढाल प्रतिरोध का मान देता है, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना आ गया, प्रतिरोध हो गया है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर स्लोप बराबर प्रतिरोध। तो इस पूरे ग्राफ में जो नोट करने वाला पॉइंट है वो यही है, यह है कि अगर वोल्टेज को y पे रखेंगे और करंट को x पे रखेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसका ढाल स्लोप किसका मान देगा, प्रतिरोध का मान देगा। तो इसको पॉज करके तुम लोग लिख लोगे
ठीक है। और अब हम लोग इसका सेकेंड केस लेते हैं जिसमें उल्टा कर देंगे। अब बाई एक्सिस पे करंट को कर देंगे और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को कर देंगे, तब देखते हैं कि स्लोप क्या देता है। तो केस 2, कि जब वोल्टेज को एक्स अक्ष पर तथा करंट को वाई अक्ष पर रख कर ग्राफ को खींचा जाता है। तो यहाँ से इसको चेंज करो इस फिगर में। हाँ, तो हम लोग इस फिगर में चेंज करेंगे कि वोल्टेज को वाई एक्सिस पे कर दिए, सॉरी वोल्टेज को एक्स अक्ष पे करना है। जब वोल्टेज को एक्स अक्ष पर, यानी कि इसको यहाँ पे कर दो V, और करंट को वाई एक्स पे, तो ये जो वाई एक्सिस था ये हो जाएगा करंट। तब हम लोग को देखना है कि क्या होगा। तो देखो सब कुछ बदल जाएगा। जब इधर हम लोग वोल्टेज लिए थे तो ये V1 हुआ था, तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा I1, ये कितना हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा डेल्टा I, इसके जगह पे हो जाएगा I2 माइनस I1 होगा, ठीक है। और जब ये डेल्टा I होगा तो ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा I हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे वोल्टेज को लिए हैं तो ये जहाँ पे I1 था इसके जगह पे V1 हो जाएगा, जहाँ पे I2 था इसके जगह पे V2 हो जाएगा। और ये जो हम लोग लिखे थे अब ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर V2 और माइनस कितना V1। ओवरऑल ये हुआ कि जहाँ जहाँ वोल्टेज था वहाँ करंट कर दिया और करंट की जगह पे वोल्टेज कर दिया। अब ये डेल्टा V है तो ये भी क्या होगा डेल्टा V होगा, ठीक है। तो सारा कुछ चेंज हो गया। अब हम लोग फिर से त्रिभुज ABC में लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो वही फिर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AC बाई BC। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर AC डेल्टा I बाई BC डेल्टा V, और धारा बटा विभवांतर। डेल्टा I का मतलब क्या हो गया धारा और बटा विभवांतर। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर यहाँ पे हो गया धारा और बटा विभवांतर। और धारा बटा विभवांतर का मतलब क्या हुआ विभवांतर बटा धारा बराबर प्रतिरोध, तो धारा बटा विभवांतर बराबर 1 बटा प्रतिरोध। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालन कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 बटा प्रतिरोध बराबर चालन। यानी कि जब करंट को y एक्सिस पे रखा जाए और वोल्टेज को x एक्सिस पे रखा जाए और ग्राफ को खींचा जाता है, तो जो ग्राफ का ढाल है यानी जो tan थीटा है वो किसका मान देगा चालन का मान देगा। चालन को हम लोग G से डिनोट करते हैं, तो ये लिख दिए कि ये G है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि G बराबर होता है 1/R, मतलब जो चालन होता है वो 1 बटा प्रतिरोध होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे नोट में लिखेंगे कि जब वोल्टेज को वाई एक्सिस पे रखा जाता है, सॉरी वोल्टेज को जब एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और करंट को
वाई एक्सिस पे रखा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा आता है जिसका ढाल किसका मान देता है, चालन का मान देता है। ठीक है, तो दोनों केस करने के बाद तुम लोग नोट में 2 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट ये लिखोगे कि ओम के नियम में अगर वोल्टेज को एक्स अक्ष पे रखा जाए और करंट को वाई अक्ष पे रखा जाए और रख कर ग्राफ को खींचा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा आता है जिसका ढाल चालन का मान देता है। और दूसरा पॉइंट इससे पहले वाला जो था जिसमें बताया कि अगर वोल्टेज को वाई एक्सिस पे रखें और करंट को एक्स एक्सिस पे रखें और ग्राफ को जब खींचा जाता है तो ग्राफ का ढाल प्रतिरोध का मान देता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लोगे तुम लोग। ठीक है, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन को करते हैं कि ग्राफ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में किस चालक का प्रतिरोध अधिक है। तो ये क्वेश्चन है कि दिए ग्राफ में किस चालक का प्रतिरोध अधिक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में जो एक्चुअली ग्राफ दिया है वो कुछ इस तरह से है। जिसमें इस एक्सिस पे करंट को रखा है और इस एक्सिस पे वोल्टेज को रखा है। एक ग्राफ इस तरह से है, एक ग्राफ इस तरह से है। मान लो ये चालक A है और ये चालक B है। यही क्वेश्चन है कि 2 चालक के लिए ग्राफ को खींचा गया ओम के नियम से। क्योंकि देखो ग्राफ सरल रेखा है और मूल बिंदु से पास कर रहा है, मतलब दोनों जो चालक A और चालक B है दोनों का जो ग्राफ है वो ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस चालक का प्रतिरोध अधिक है। मतलब इस ग्राफ को देख के बताना है कि चालक A और चालक B में किस चालक का प्रतिरोध अधिक है। तो पहले तो तुमको जैसे बताए थे कि क्वेश्चन को पॉज करके तुम खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद जो हम सॉल्यूशन किए उससे मिलाओगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो। हाँ, तुमको बताए थे कि ग्राफ में प्रतिरोध दो, जैसे वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है तो यहाँ पे ढाल 2 चीज़ का मान देगा, या तो वो प्रतिरोध का मान देगा या फिर चालन का मान देगा। तो अगर हम कुछ भी निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकाल लेंगे तो चालन पता चल जाएगा, चालन निकाल लेंगे तो प्रतिरोध पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हमको क्या करना है कि स्लोप लेना है। स्लोप के लिए tan थीटा लेना होता है। तो पहले देखते हैं कि जैसे चालक A है तो इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा होगा। तो ये मान लो कि एंगल कितना है, थीटा A है। B है तो B का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा होगा। ये एंगल कितना है, थीटा B है। इस ग्राफ में थीटा B का मान थीटा A से बड़ा है। जो B चालक है उसमें थीटा B का जो मान है वो थीटा A से अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा B ग्रेटर होगा थीटा A से। अच्छा, चूँकि हमको स्लोप लेना तो स्लोप का मतलब tan, मतलब दोनों तरफ tan ले लो इसमें। तो tan थीटा B ग्रेटर देन
tan थीटा ए। देखो ये tan है इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि tan में क्या होता है कि जब एंगल बढ़ता है तो tan का मान भी बढ़ता है। जैसे tan 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1/√2। तो जैसे जैसे हम वैल्यू थीटा को बढ़ा रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो tan थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो चूँकि थीटा बी जो थीटा ए से बड़ा है, इसलिए tan थीटा बी का मान भी tan थीटा ए से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है ना। 0 से थीटा ए जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा, तो यहाँ पर होगा तो 0, यहाँ तक आएगा तो 90। तो tan थीटा भी, अच्छा हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें धारा को y एक्सिस पे रखा है और करंट को x एक्सिस पे रखा है। ये हमारा सेकंड केस हो गया, यानी यहाँ जो स्लोप है, जो ढाल है, वो किसका मान देगा, चालन का मान देगा, यानी tan थीटा बराबर होगा g। तो tan थीटा b के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं gv, यानी कि g और b था तो b चालक के लिए, ग्रेटर देन tan थीटा a के जगह पे हो जाएगा ga। तो gv ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ga। और हम लोग और जानते हैं कि g बराबर कितना होता है, 1/r, क्योंकि हमको चालन नहीं पूछा था, क्वेश्चन में प्रतिरोध पूछा है, तो हमको चालन को प्रतिरोध में बदलना होगा। तो जहाँ g बराबर 1/r है तो वो gv के जगह पे कितना हो जाएगा, 1/rv ग्रेटर देन 1/ra, और क्रॉस कर दो RA RB, तो यहाँ हो जाएगा RA और ग्रेटर देन कितना, RB। तो इससे ये पता चला कि चालक A का जो प्रतिरोध है वो चालक B के प्रतिरोध से क्या है, अधिक है। अगर चालन पूछता तो B का चालन A से क्या होता, अधिक होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होगा उसका चालन कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका चालन अधिक होगा। क्लियर है? तो इसको कर लोगे। तो ओम के नियम पे जो हमारा ग्राफ था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और इनफैक्ट ओम्स लॉ भी ख़त्म हो गया। तो ओम के नियम में हम लोग क्या देखें कि अगर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का प्रावल्य का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसके सिरों के बीच में आरोपित विभवांतर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसके साथ कुछ शर्त होता है। शर्त यह है कि वहाँ पर सभी भौतिक कारक को नियत रखा जाए, जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो चालक का प्रतिरोध बदल जाएगा। जबकि ओम के नियम में जब V बराबर IR लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि R एक नियतांक है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर तापमान कांस्टेंट नहीं होगा तो प्रतिरोध का मान भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ओम के नियम में बहुत जगह देखोगे ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि अगर सभी भौतिक कारक को, बल्कि अगर तुमको भी कहीं बोलना है अच्छे से तो ऐसे बोल सकते हो कि अगर सभी भौतिक कारक को नियत रखा जाए तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का प्रावल्य उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। तो चाहोगे तो इसको भी तुम ओम का नियम करके नोट कर लेना, वीडियो को 2-3 बार देख के, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, है ना। तो हम लोग को पहले समझना है कि अनुगमन वेग क्या होता है, और उसके बाद तुम लोग को बताए थे धारा घनत्व पीछे। तो तुमको बोले भी थे कि हम लोग धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध को देखेंगे। आगे हमको फिर से धारा घनत्व को लाना था, तो पहले से हम लोग अनुगमन वेग को समझ लें कि अनुगमन वेग क्या होता है। इसके बाद हम लोग दोनों में रिलेशन को देखेंगे और उस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब करते हैं।